हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, भारत में हर साल औसतन 12,000 किसान आत्महत्याएं करते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। वो अपनी फसल से इतना भी नहीं कमा पाते कि दरअसल वो अपने परिवार का पेट पाल पाएं, और साथ साथ वो लगातार जो कर्ज होता है, कर्ज के जाल में फंसते हैं और उसके बाद आत्महत्याएं कर लेते हैं। इसीलिए कृषि सुधारों की बात कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, पिछले 2 दशक से हम सुनते आए हैं कि कृषि सुधारों की देश में जरूरत है ताकि किसानों की स्थिति बदले। लेकिन कृषि सुधारों का नारा और वादा सब लोग करते रहे, लेकिन कृषि सुधारों पर कुछ काम नहीं हुआ। अब जबकि कृषि सुधारों पर काम शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने 3 कानून पारित किए, उसके बाद हम देख रहे हैं इन कृषि सुधारों का विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध क्या ये जायज है, या ये तथ्यों पर है विरोध, या सिर्फ भावनाओं में और या किसी के बहकावे में आकर विरोध किया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं जिनको हम लगातार उठाते रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया कि 2 टूक में हमने इस पूरे विषय पर किसानों का जो आंदोलन है और सरकार से जो बातचीत चल रही है, किसानों की जो आपत्तियां हैं, किसानों के जो सवाल हैं, उनको लेकर हमने लगातार 2 टूक पर बहस की है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस की है। लेकिन हमें लगातार दर्शकों के फोन आ रहे थे कि दरअसल बहुत से दर्शक ये कह रहे थे कि वो समझना चाहते हैं कि दरअसल ये कानून हैं क्या, क्योंकि लोगों ने कानून पढ़े नहीं, समझे नहीं। डिबेट देश में कानून पर खूब हो रही है, और इसीलिए 2 टूक में हमने कल आपको पहला कानून बताया था, और उस कानून के बारे में हमने आपको बताया था, समझाया था कि दरअसल वो कानून क्या है, और उसको लेकर जो कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनकी उस भ्रम को लेकर, वो भ्रम जो थे वो दरअसल लोगों के खुद ब खुद दूर हो गए, और सोशल मीडिया पर हमें लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। और इसीलिए आज एक बार फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम दूसरे कानून की बात करेंगे। मैंने कहा 3 कानून पारित हुए हैं, आज हम दूसरे कानून की बात करेंगे। दूसरा कानून जो है वो क्या कहता है? बहुत छोटा सा कानून, हम बार बार आपको बता रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो बहुत छोटा सा कानून आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, बहस करते हैं, बिना पढ़े बहस करते हैं। हम चाहते हैं आप पढ़ें, समझें, जाने। हम आपको पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। और इस सिलसिले में इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। कल भी आपका परिचय कराया था, हमारे साथ विजय सरदाना जी हैं। एक बार फिर बता दूं, विजय सरदाना जी यूं ही हमारे बीच नहीं है। विजय सरदाना जी किसानों के बीच रहे हैं, किसानों के बीच इन्होंने काम किया है, इन्होंने खेती भी की है, और उसके बाद इन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी काम किया, इनकी फूड कंपनी भी रही है, और साथ साथ इन्होंने बाकायदा जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो कॉलेज है, जो संस्थान है आईएमए, वहां से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। आईएमए अहमदाबाद से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री है। तो कानून भी समझते हैं, मैनेजमेंट भी समझते हैं, किसानों को भी समझते हैं, और इसलिए इनका कहना है कि किसान को मैनेजमेंट से, किसान को दरअसल जो 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 व्यापार है उससे जोड़ना जरूरी है, और इसलिए वो बताएंगे इस कानून को लेकर क्या कुछ इस कानून में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम दरअसल किस कानून के बारे में बात करेंगे। आज हमारी ये दूसरी कड़ी है, और आज हम कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिस कानून के बारे में बात कर रहे हैं वो है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून। आज हम इस कानून को समझेंगे, इसके प्रावधानों को समझेंगे। आम बोलचाल की भाषा में इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो आज हम इस कानून के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जिसको कहा जा रहा है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यह भी आपको बता दूं तो इस पूरे कानून को लेकर दरअसल क्या भ्रम फैलाए जा रहे हैं और किस लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन भ्रमों को दूर करने की जरूरत है। यह क्या कहा जा रहा है दरअसल इस कानून को लेकर? यह कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान की जमीन छिन जाएगी। क्योंकि क्या वास्तव में ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान की जमीन छिन जाएगी? यह कहा जा रहा है कि किसान की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। क्या वास्तव में ऐसा है कि बड़े उद्योगपति आएंगे, किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे? यह कहा जा रहा है कि किसान एक बार कॉन्ट्रैक्ट में फंसा तो बन जाएगा बंधुआ मजदूर। लेकिन क्या ऐसा है? विजय सरदाना जी से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विजय जी, सबसे पहली बात, यह जो कानून है इसकी जरूरत क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कानून है। हम इस देश में चाहते थे किसानों की आमदनी बढ़े, गांव खलिहानों में रोजगार बढ़े, देश का एक्सपोर्ट बढ़े, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए, उत्पादन बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। उसके लिए आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके कारण जो भी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको एक संवैधानिक संरक्षण हो या एक कानूनी संरक्षण हो। यह कानून
हमारे देश के किसानों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि इस कानून के तहत किसानों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कानून ऑप्शनल है। तो विजय जी ने तो बड़ी बात कही, वो ये कही गई है कानून वैकल्पिक है। किसान चाहे तो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना चाहे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यानी आप इस कानून के बंधन में नहीं है। आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करें, ना चाहें तो ना करें, जैसे आप चाह रहे हैं, जैसे आप अब तक खेती करते रहे हैं, चाहें तो वैसे खेती करें। और अगर आप चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना तो आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करें। यह इस कानून की बड़ी बात विजय जी ने बताई। लेकिन इससे पहले जो विजय जी ने जो इसके कानून के ये कानून क्यों जरूरी था, यह भी फटाफट जल्दी से मैं बिंदुवार आपको समझा देता हूं कि दरअसल यह कानून क्यों जरूरी था। देखिए, इस बात को समझिए कि भारत में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की फसलें खराब होती हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की फसलें भारत में हर साल खराब होती हैं। फसलें खराब ना हो इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है। यह बात सभी लोग कहते रहे हैं, इस बात को सब समझते रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत हर साल $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करे, $100 बिलियन का। पर यह एक्सपोर्ट होगा कैसे? एक्सपोर्ट अगर आपको बढ़ाना है, कृषि उत्पाद में वैल्यू एडिशन करना है, तो यह करना जरूरी है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आने से गांव में रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी होगा। इसलिए इस कानून की जरूरत थी। जो कंपनियां प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आकर एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट। ये भी समझिए, एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। और क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कंपनियां अब सीधे किसानों से अनुबंध कर सकती हैं और किसानों को क्वालिटी प्रोडक्ट का पूरा दाम मिलेगा, ज्यादा दाम मिलेगा। ऐसे अनुबंध में किसानों का शोषण ना हो, कोई विवाद हो तो उसे निपटाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान हो। इसीलिए ये कानून बनाया गया है। तो ये इसका पर्पस था। लेकिन अब विजय जी, हम समझना शुरू करते हैं कानून को पढ़कर, और हम आपको बता दें, हम आपको अपने ग्राफिक में जो दिखाएंगे वो दरअसल हमने 1 कॉमा फुल स्टॉप नहीं जोड़ा है, बल्कि जो भारत के राजपत्र में गजट में जो कानून है वही हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे और विजय जी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली बात विजय जी, इस कानून में क्या है ये हमें समझाने की कोशिश करें। देखिए, जैसे हमने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का कानून है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किसानों के हित को प्रोटेक्ट करता है और किसानों को एम्पावर करता है। जब भी वो किसी करार में जुड़ेंगे, किसी भी एग्री बिजनेस कंपनी के साथ, प्रोसेसर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनको ताकत देता है, किसानों को यह ताकत देता है कि वो अपने हक का पूरा प्रोटेक्शन करें, अपने हक को समझ के फिर साइन करें, ताकि म्यूचुअली एग्रीड ह्यूमैनिटेटिव प्राइसेस एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। आज तक क्या होता था, किसानों का हमेशा शिकायत ये रहती थी, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट से भाग जाती हैं, पैसा नहीं देती हैं और क्वालिटी के नाम पे हमारा पैसा काटा जाता है। ये सब होता था। कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में नया नहीं है, पहले भी होता था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी, अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। यह कानून किसानों के हक में ये तीनों चीजें लाएगा, जिसके कारण किसान परेशान था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों के हक में ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा और उनको एक कानूनी ताकत देगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो किसान कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर धीरे धीरे उनकी जमीन चली जाएगी, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। विरोध करने वाले तो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसीलिए किसान को बंधुआ मजदूर बनाना है। किसान को दरअसल आप चाहते हैं कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो है खिलौना बनकर रह जाए, उनके हाथ जमीन छोड़ दे, और इसीलिए ये पूरा कानून बना, ये कहा जा रहा है। कैसे आप इसको दूरशंका करेंगे? देखिए, कानून में बहुत साफ कहा जा रहा है कि ये किसानों की फसल का कानून है। हम इस कानून के अंदर आगे प्रावधान देखेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत क्लियर ये कहा गया है कि जमीन का कहीं हक नहीं होगा, जमीन इसमें कहीं लागू नहीं होगी। और सिर्फ क्या कंपनियां काम करेंगी, नहीं, कानून के हिसाब से अगर आप देखें, कोई भी, आप और मैं भी किसान से कोऑर्डिनेट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप कंपनी, कोई दूसरी कंपनी, लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या और भी कोई संस्था, अगर मैं आज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी में हूं, मैं अपने 500 घरों के लिए रोज सब्जी चाहता हूं, मैं किसानों के समूह के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर ट्रांसपेरेंट वे में किया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भ्रांतियां दी गई हैं कि ये सिर्फ कंपनियां हैं और सिर्फ कंपनियां किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझना जरूरी है। यानी बड़े उद्योगपति नहीं,
वो कह रहे हैं, विजय जी समझा रहे हैं, ये कानून ये कहता है, आप साफ साफ पढ़िए कानून में क्या लिखा है। कानून ये कहता है कि आप और मैं भी दरअसल चाहे तो किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अगर चाहे कि हमारी ये कॉलोनी है, हमारे यहाँ 1000 मकान हैं, हम चाहते हैं ताजी सब्जी हमें मिले, आप भी चाहे तो अनुबंध कर सकते हैं। तो ये जो कानून है वो दरअसल उद्योगपतियों का, सूट बूट वालों का नहीं है, ये आम लोगों का कानून है। इसको समझने के लिए विजय जी ने बताया कि दरअसल किस किस के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा विजय जी, वो दरअसल जमीन का होगा या फसल का होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जमीन चली जाएगी, जमीन चली जाएगी किसान। देखिए, इस कानून में किसानों की सबसे बड़ी चिंता रहती है हमारी जमीन का क्या होगा। इस कानून में सेक्शन 8 में बहुत क्लियर कहा गया है कि नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल एंटर इनटू द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, सेल, लीज, मॉर्टगेज ऑफ द लैंड और प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मर। ना तो किसान की किसी जमीन को इस कानून का हिस्सा बनाया जा सकता है, ना तो खरीदने में, नॉट इवन मॉर्टगेज और लीज। कंपनी लीज भी नहीं ले सकती, खरीदने की तो बात छोड़ दीजिए, कंपनी लीज भी नहीं ले सकती किसान की जमीन का। इसका मतलब यह है हर हालत में जमीन सिर्फ किसान की है और किसान की ही रहेगी। अगर कोई ये वायलेशन करता है तो ये कानून का उल्लंघन है और वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं। बड़ी बात है, तो आप समझिए बड़ी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सिर्फ फसल का होगा। जमीन किसान की है, किसान की रहेगी, लेकिन कैसे रहेगी, कोई प्रावधान है, यह भी समझना जरूरी है। तो सवाल एक बड़ा ये उठता है विजय जी कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसान ने, तो क्या वो जिंदगी भर फंस, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर तो जमीन ठीक है, नाम भले ही उसका है, लेकिन उस पर जिंदगी भर का कब्जा तो उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका हो गया। तो जमीन उसकी कैसे रहेगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है कि भाई आप कब तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब तक नहीं करेंगे? बहुत क्लियर कहा गया है कि देखिए, बहुत ये कहा गया है कि आप एक सीजन, एक क्रॉप सीजन या एक प्रोडक्शन साइकिल अगर आप पशुपालन करते हैं, उसके लिए मैक्सिमम इस कानून के हिसाब से 5 साल का कानून है। 5 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई फसल है, जैसे फलों की फसलें हैं, जैसे आप आम की बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, जिसमें 15 साल 20 साल होता है, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर किसान एग्री करता है उस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वो भी लिखित में ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्ट एक फसल का, अगर उसके बाद किसान कहता है मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहता, आप एक फसल ले लीजिए, और उसका अनुभव अगर अच्छा नहीं रहता है व्यापारी के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक फसल के बाद खत्म हो सकता है। और दूसरा, मैक्सिमम एक बार में आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट या हमेशा के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी जो जमीन पर खतरा बताया जा रहा है वो तो है ही नहीं। अगर ये कानून कहता है कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम कर सकते हैं, और आप साथ साथ ये भी बड़ी अहम बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन का तो होगा ही नहीं। आप चाहे तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, तो किसान कम से कम इतना समझदार तो है ही कि उसको पता है कि उसमें किस किस का फायदा है, किसका नुकसान है। लेकिन बड़ी बात है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही विजय जी ये बात कही कि ये पूरा मामला जो है ये इसलिए कानून लाया गया ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले और बाकी लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो सवाल यह कि इसमें क्वालिटी कौन तय करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर प्रोसेसिंग कंपनी या एक्सपोर्टर है, उसको एक खास किस्म की क्वालिटी चाहिए। अगर मंडियों में मिलता तो इसकी जरूरत नहीं थी। जो व्यापारी या एक्सपोर्टर है वो अपनी क्वालिटी किसान को बताएगा कि मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए, आप उत्पादन करके दें, और किसान को वो समझाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कानून में बहुत कहा गया है सेक्शन 4 में कि परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट कंप्लाइज विद द म्यूचुअली एक्सेप्टेड क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड ऑफ ए फार्मिंग प्रोड्यूस। अगर किसान को लगता है कि हाँ, जो व्यापारी कह रहा है वो क्वालिटी वो दे सकता है, तभी वो साइन करेगा, नहीं तो नहीं करना है। और ये बात जो व्यापारी है उसको लिखित में देना पड़ेगा कि किस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि जब फसल तैयार हो जाए वो कहते मेरी क्वालिटी तो कुछ और थी और आप मुझे कुछ और दे रहे हो। इसीलिए जो अकाउंटेबिलिटी है, क्वालिटी के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बिखर जाते हैं, उनको रोकने के लिए, किसान का नुकसान बचाने के लिए, म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट में आपका क्वालिटी एग्री किया जाएगा और वो लिखा भी जाएगा। ठीक है, लेकिन विजय जी यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एक अगर व्यापारी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
क्वालिटी भी तय हो गई म्यूचुअली एग्रीमेंट से, लेकिन जब क्वालिटी जो तय हुई है वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाद में अगर व्यापारी ये कह दे कि आपकी तो क्वालिटी खराब है, मैं आपको ये दाम नहीं दूंगा, मैं आपको दूँ, तो उस सब के प्रावधान है क्या इस पूरे? बिल्कुल है। इनफैक्ट इस कानून में एक बड़ा अच्छा प्रावधान ये है कि अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप यूज करते हो, मान लीजिए आप कहते हैं मैं FSSAI का कानून है या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोडेक्स का कानून है, जिस कानून को आप रेफर कर रहे हो आप उसको एज ए एनेक्चर इस एग्रीमेंट में अटैच कर सकते हैं। यह प्रावधान इस कानून में है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जब मूड चाहे तब मैं उस कानून को या प्रावधान को बदल सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ी बात है जो विजय जी बता रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये कानून जो है, हमने उसकी तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं विजय जी। वो जो असल कानून है, जो गजट में है कानून, उसको हम पढ़ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई कॉमा बिंदु भी नहीं लगाया। जो कानून है आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर समझ में आ जाएगी तो फिर शायद भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। पर बड़ी बात है विजय जी, एक बात यह कि दाम जो है, क्वालिटी की तो बात हमने कर दी, लेकिन दाम जो है वो कौन तय करेगा? वो कैसे तय होंगे? वो क्या व्यापारी उस पर कब्जा करेगा कि भाई मैं चाहूंगा वही दाम दूंगा? देखिए, जैसा हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किसान और व्यापारी के बीच में है। जब आप शुरू में क्वालिटी तय कर रहे हैं तो दाम भी आप तय कर रहे हैं, और वो दाम जो है वो गारंटीड प्राइस है जो व्यापारी कह रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, बाद में व्यापारी बदल नहीं सकता। तो इसीलिए सेक्शन 5 में बहुत क्लियरली कहा गया है, गारंटीड प्राइस टू बी पेड बाय द ट्रेडर फॉर सच प्रोडक्ट। जो वो पैदा करने के लिए कह रहा है, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे खास किस्म का सब्जी चाहिए और मुझे एक्सपोर्ट करनी है, मैं आपको उसके 40 रुपए किलो दूंगा। अगर किसान ने वो सब्जी पैदा करके उसको दी, उसको 40 रुपए देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा प्रावधान यह है कि अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बाजार का भाव क्या होगा, उस हालात में किसान ये कंडीशन भी डाल सकता है कि जो भी मंडी का रेट होगा मैं उसके ऊपर 1000 रुपए लूंगा। तो ये भी नहीं है किसान को कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी, मान लिया 50 रुपए का, और मंडी चली गई 70 रुपए, तो अब किसान का नुकसान हो गया। आप इससे भी बचाव कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि मिनिमम तो मैं 50 लूंगा ही लूंगा, अगर मंडी 70 चली गई तो उसके ऊपर मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब मुझे आप 75 देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आप प्रोविजनिंग कर सकते हैं, और ये सेक्शन 5 में बहुत क्लियरली किसानों के हित में लिखा गया है कि क्लियर रेफरेंस प्राइस फॉर एनी एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द गारंटीड प्राइस इंक्लूडिंग बोनस और प्रीमियम टू एंश्योर बेस्ट वैल्यू फॉर द फार्मर्स। तो किसानों को इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है कि बाजार किधर भी जाए, आपका जो तय किया हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा, और अगर बाजार उससे आगे चला जाता है तो आपको बोनस भी मिलेगा। तो ये किसान के हित का कानून है, इसमें कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेट किसान का हक मार लेगा। तो दाम भी जो है किसान म्यूचुअल एग्रीमेंट से और अपने हिसाब से तय कर सकता है, चाहे तो एक फिक्स रेट रखे, चाहे तो ये चाहे कि इतना तो पैसा लूंगा ही, लेकिन अगर बाजार बढ़ा तो मैं बाजार रेट से इतना पैसा ज्यादा लूंगा। तो इसमें तो साफ साफ से किसानों के हक की बात है, किसानों के हित की बात है। बहरहाल लेकिन कुछ और डाउट्स हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। विजय जी, कॉन्ट्रैक्ट आपने एक बार कर लिया, फिर माल भी तो पहुंचाना है। व्यापारी कहे जी आपने मेरे पास माल नहीं पहुंचाया, मैं तो 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो है इस तारीख तक था, आपने मुझे इस तारीख तक माल नहीं पहुंचाया तो मैं नहीं अब लूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो माल पहुंचाना वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माल कैसे जाएगा, उसके लिए कोई प्रावधान कानून? बिल्कुल है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो किसान का रेट तय हो रहा है, कानून ये कहता है कि हम फार्म गेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं मुझे 30 रुपए का आलू चाहिए, तो 30 रुपए का मतलब फार्म गेट पे, उस पे जितना एडिशनल खर्चा आएगा, अगर व्यापारी ये बोलता है कि आप मेरे को आलू मेरे गोडाउन तक पहुंचवा दीजिए, उसका एडिशनल कॉस्ट व्यापारी को देना होगा। पहली बात, इस कानून में यह भी कहा गया है कि क्वालिटी की बात, जैसे हमने शुरू में कही कि किसान और व्यापारी के बीच में क्वालिटी तय है, व्यापारी को यह अधिकार है कि वो आके क्वालिटी चेक कर सकता है। लेकिन अगर व्यापारी फोन पे ये कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम माल भेज दो मैं ले लूंगा, बाद में वो व्यापारी ये कह के पैसे नहीं काट सकता कि तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं थी, क्योंकि आपके पास ये अधिकार था डिस्पैच होने से पहले, माल भेजने से पहले क्वालिटी चेक करने का। आपने नहीं किया, वो आपने अपना रिस्क लिया। अब आप किसान को जवाबदेह नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने किसान को यह कहा कि आप गोडाउन में पहुंचा दो, इसका मतलब आप क्वालिटी से संतुष्ट हैं, और किसान ने अगर गोडाउन में माल पहुंचा दिया, जो उस पर एक्स्ट्रा खर्चा आया वो भी व्यापारी को देना पड़ेगा। तो दोनों तरह से किसान को सुरक्षित रखा गया है, ताकि व्यापारी बाद में किसान को हैरेस ना करें और उसका पैसा ना काटें। बड़ी बात है, किसान को आप हैरेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि बहुत से लोग जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया,
अगर वो चाहते हैं आपकी जिस जमीन पे जहां पर आपकी जो जिस फसल के लिए किया, वहीं पर वो चाहते हैं आपकी जमीन पर कोई स्टोरेज बनाना चाहें कि भाई वो अच्छा रहेगा, एक स्टोरेज बन जाए ताकि फसल को सुरक्षित रखा जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना चाहें, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा और उसके लिए क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर ऐसा होता है। अगर मैं कोई फल की सब्जी या फलों के या सब्जियों का कोई व्यापार करता हूं और मैं चाहता हूं वहां स्टोरेज ग्रेडिंग फैसिलिटी हो, वो सारा खर्चा जो करना चाहता है वो करेगा, किसान नहीं करेगा, व्यापारी को करना होगा और उसका सारा खर्चा व्यापारी उठाएगा, लेकिन किसान के एग्रीमेंट से। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उसमें यह कही है कानून में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता है तो जो वहां कंस्ट्रक्शन करी गई है या कोई मशीन रखी गई है, स्पॉन्सरर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो वो सब वापस हटाना होगा। अच्छा, यानी कि आप वो छोड़ के जा नहीं सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, और जिस हालात में आपने जमीन ली थी उसको वैसे तैयार करके किसान को देना होगा। ऐसा नहीं कि वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल छोड़ के चले गए और किसान परेशान हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर आपने वो चीजें नहीं हटाई वहां से तो उसका मालिकाना हक कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान का हो जाएगा। फिर यह नहीं कि व्यापारी 6 महीने बाद आके कहे कि मेरी यहां मशीन पड़ी थी उसका क्या हुआ। आपको जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ आपको सब हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाते हैं जो एग्री टाइम फ्रेम है उसमें, उसका सारा मालिकाना हक किसान का माना जाएगा, उसके बाद उस व्यापारी का उस पर कोई हक नहीं होगा। ठीक है, पर हम जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती हैं, तूफान आते हैं और कई तरह से कई बार फसल नष्ट हो जाती है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रावधान है कि आप अपनी फसल को कैसे इंश्योर करेंगे इस तरह की प्राकृतिक आपदा, बाढ़ वगैरह से? बिल्कुल, और उसमें बहुत अच्छी बात यह कही है कि एग्रीमेंट को आप इंश्योरेंस से लिंक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरी फसल है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मान लीजिए 5 लाख का बैठता है, आप 5 लाख के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योर करा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कोई और सरकारी स्कीम है जो उस प्रोजेक्ट के और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिल सकती है, आप उसको भी लिंक कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे वो सरकारी किसान इंश्योरेंस पॉलिसी है या प्राइवेट इंश्योरेंस है। ये दोनों आपस में किसान और व्यापारी मिलकर तय कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कैसे होगा, कौन देगा, कौन प्रीमियम देगा, और अगर कहीं से आपको बैंक से लोन लेना है उसका प्रोजेक्ट के लिए, उसका ब्याज कौन देगा, कितना देगा, आपस में क्या बंटवारा होगा। ये सारे प्रावधान आप कर सकते हैं, क्योंकि खेती में रिस्क है, कल को बाढ़ आ गई, कीड़ा लग गया, कुछ और हो गया तो समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है ताकि किसान के ऊपर किसी तरह का बोझ ना आए। हाँ, किसान के ऊपर बोझ ना आए। लेकिन एक बड़ी बात विजय जी ये भी होती है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया, मन में आया, बाद में मन में बदला कि भाई नहीं, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता, तो क्या वो प्रोविजन भी है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप बंद गए, समय सीमा तो है लेकिन एक बार कर लिया तब भी मैं निकलना चाह रहा हूं, उसके लिए क्या कर सकता हूं? तो हो सकता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, हालात बदल सकते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आप म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी कानून आपका कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए सेक्शन 11 में बहुत साफ कहा गया है, म्यूचुअल कंसेंट से आप कानून को बदल सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसका एक कोई रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मूड नहीं है, क्योंकि किसान ने मेहनत कर ली। आज व्यापारी ये नहीं कह सकता कि अब मैंने इंपोर्ट, ये नहीं चलेगा। कोई रीजनेबल रीजन होगा तभी आप रद्द करेंगे या उसमें बदलाव करेंगे, और वो रीजन आपको देना पड़ेगा। और जब आप इस तरह का रीजन देके कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी करेंगे, वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके पंजीकरण की क्या व्यवस्था है? वो सुरक्षित रहेगा? क्योंकि किसान कई बार कहते हैं कि भाई हम कहाँ कॉन्ट्रैक्ट रखे, हमारे पास से तो खो गया, उसका पंजीकरण कहीं होना जरूरी है, ये सब भी तो प्रावधान जरूरी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और किसान भाइयों को हमेशा ये लगता था कि हमारे से कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता है, हम कागज कहाँ रखें, बाढ़ आ गई, चूहा खा गया, कहीं कागज उड़ गया। अब क्योंकि डिजिटल जमाना है, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप उसका मोबाइल से फोटो लें, और यह जिम्मेवारी कानून में सेक्शन 12 में यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। जैसे आज हम व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट फोटो खींच के अपलोड करते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट की फोटो लें और उस जो रजिस्ट्री अथॉरिटी जो राज्य सरकारें बनाएंगी, आप उसमें अपलोड कर दीजिए, ताकि कल को अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो वहां से उसको डाउनलोड करके, अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको पढ़ा जाएगा कि क्या बातें तय हुई थी, उस आधार पर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब किसान को यह परेशानी नहीं है कि मेरा कागज खो गया, मिल नहीं रहा। इसीलिए पूरा प्रावधान यह किया गया है कि किसी भी तरह बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट की बात आती है तो कोई किसान को डिस्कंफर्ट ना हो,
उसको कोई ये ना लगे कि कागज नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। ठीक है, अब आपने डिस्प्यूट की बात की तो सवाल है, डिस्प्यूट अगर हो ही गया, तमाम चीजें आपने बहुत कुछ सोच समझ किया, सब कुछ किया, लेकिन डिस्प्यूट अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, हो जाता है, डिस्प्यूट हो गया, तब क्या किसान के हक सुरक्षित हैं? डिस्प्यूट होने में क्या होगा? बिल्कुल है। देखिए, सबको पता है, सरकार को पता है कि किसान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक कमजोर पार्टी, ये सबको पता है। इसीलिए किसान के हित में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पूरा प्रावधान है। वो क्या बोलता है इसमें कि अगर, जैसे हमने कल भी देखा दूसरे कानूनों में भी, कि अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट आता है तो अपने एसडीएम के पास अगर वो जाता है कि सर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट था और ये पार्टी मान नहीं रही है, तो तुरंत एक कंसिलिएशन बोर्ड, उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, वो बनाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, उस कंसिलिएशन प्रोसेस में किसान का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होगा। जो लोग कहते हैं कि साहब हम कैसे करें, बड़ी पार्टी है वो बड़ा वकील रख लेगा जी, आप भी अपना नुमाइंदा रख सकते हैं। कंसिलिएशन प्रोसेस में आप खुद भी बैठ सकते हैं या अपना नुमाइंदा भेज सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। तो जो कंसिलिएशन होगा वो दोनों पार्टीज के बीच में होगा। और जैसा हमने कहा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो अपलोडेड है, उस बेस पे आधार होगा। ठीक है। और अगर वो नहीं मानता है तो वो मैटर फिर आगे जाता है एसडीएम के पास, और उसमें फिर अगर जिसकी गलती है, अगर व्यापारी की गलती है तो उसमें सजा का प्रावधान। ठीक है, और एसडीएम भी नहीं तो आप संतुष्ट है, तो आपके पास कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार है, ये हम हमेशा कल भी कह चुके हैं। लेकिन व्यापारी ने अगर डिसोन किया लास्ट मिनट पे, तो क्या आप करेगा? तो आप किसान क्या करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर वो डिसोन करता है और स्पॉन्सर किसी भी कारण से, तो बहुत क्लियर पेनल्टी का प्रावधान है। अगर आप ये देखें, एसडीएम उस पर पेनल्टी लगा सकता है, और ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर किसी कारण से, अगर हम फोर्स मेजर क्लॉज है, कोई बाढ़ आ गया, कुछ हो गया जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है, और उसमें वसूली की बात आती है, तो किसान से वसूली नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आखिरी बिंदु यही है कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो फिर सवाल है कि आपको अगर देनदारी किसान पे निकल आई, तो क्या जो व्यापारी है, स्पॉन्सर है, जिसने एग्रीमेंट किया, वो कहेगा मैं किसान की जमीन बेचकर मैं देनदारी दे देता हूं, वो किसान की जमीन बेच देता हूं क्योंकि किसान तो पैसा नहीं दे रहा। तो इस तरह की चीजें कि इसमें तो फिर बिक जाएगी किसान की जमीन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसीलिए सेक्शन 15 में कहा गया है, जैसे शुरू में कहा था कि एग्रीमेंट के अंदर जमीन का कोई नाम नहीं आएगा। इवन वसूली में भी जमीन बाहर है। अच्छा, जमीन को आप टच नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसान से मुझे 10,000 रुपए लेने थे इसलिए जमीन बेच के मैं ले लूं, नहीं कर सकते आप। कानून बहुत साफ कहता है, नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर पास्ड। तर आपका